हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये साइंस का अब रिवीजन क्लास चल रहा है। रिवीजन तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि फिजिक्स के जितने चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, 5 चैप्टर्स हैं आपके टोटल। सिलेबस में तो 4 ही हैं, ध्वनि के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स नहीं हैं। तो इस हिसाब से जो है टोटल 4 चैप्टर, लेकिन हम पांचों का रिवीजन करेंगे। 5 चैप्टर फिजिक्स में हैं, तो उन पांचों चैप्टर का अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर आपका रिवीजन के लिए फिजिक्स का आता है वो है अध्याय 8 और चैप्टर का नाम है गति। तो आज हम गति का रिवीजन करेंगे। तो गति जो चैप्टर का नाम है, पहले वही समझ लेते हैं कि गति होता क्या है, गति से क्या तात्पर्य है। गति इंग्लिश में देखें तो इसका अर्थ है मोशन। मोशन। अब ये गति जो शब्द है ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने प्लेस को चेंज करता है या अपनी पोजीशन को चेंज करता है, प्लेस ना चेंज करे, वो अपने प्लेस पे ही गोल 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 घूमता रहे या वाइब्रेट करे, तो भी कहेंगे वो गति में है, वो स्थिर नहीं है। या अपने प्लेस को, ये ए प्लेस पे था, फिर कुछ देर बाद हमको लग रहा है ये बी प्लेस पे पहुंच गया, तो ये ए से बी में गति किया है। ठीक है, अब ये जो गति है वो सापेक्षिक होती है। तो सापेक्षिक का क्या अर्थ है, सबसे पहले ये समझ लें कि सापेक्षिक का अर्थ क्या होता है। तो इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लिया कि आप बस में ट्रेवल कर रही हैं, बस में ट्रेवल कर रही हैं और बस की खिड़की से आप बाहर की तरफ किसी पर्सन को देखती हैं। मान लिया कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, लेकिन आप बाहर की तरफ देख रही हैं और आपको लग रहा है, क्योंकि बस आपकी ट्रेवल कर रही है, तो आपको लगेगा कि ये पर्सन पीछे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। आपकी बस अगर आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, ये पर्सन खड़ा है, फिर भी आपको लगेगा कि ये पर्सन पीछे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। और इस पर्सन को आप की बस में बैठे हुए पर्सन्स देख के लगेंगे कि ये सारे पर्सन आगे की इधर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। जबकि अगर आप यहाँ पर बैठी हुई हैं तो आपके सापेक्ष में बस के और जितने भी मेंबर हैं वो सब के सब विरामावस्था में हैं, वो सब ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि वैसे तो बस में आप जब बैठी हुई हैं और ये पर्सन कहीं बाहर रोड पे खड़ा है, तो वैसे तो ये स्थिर है, रोड के सापेक्ष में ये स्थिर है, लेकिन आपके सापेक्ष में ये गति कर रहा है और इसके सापेक्ष में आप गति कर रही हैं, जबकि आप बस के सापेक्ष में स्थिर हैं। बस में तो कहीं इधर उधर घूम नहीं रही हैं और सारे ऐसे यात्री भी स्थिर हैं। तो इसको कहते हैं सापेक्षिक गति। तो अगर हम सापेक्षिक गति या गति सबको एक साथ मिला के कहें तो सीधा सा मतलब है कि जैसे कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट कहेंगे कि गति कर रहा है। ठीक है, कोई बिंदु है ए, उस बिंदु के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट ए गति कर रहा है। अगर इसके रिस्पेक्ट में उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो मान लिया यहाँ पर पहले था और अब यहाँ हो गया, तो अब स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब कि वो गति कर रहा है। फिर यहाँ हो गया, और अगर इस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कहेंगे कि इस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, गति में नहीं है। थोड़ा सा और ब्रॉड में चलते हैं, तो ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, मान लिया सभी लोग रात में सोए हुए हैं, आपके घर में फैमिली मेंबर सभी लोग रात में सोए हुए हैं, तो आप क्या कहेंगी कि कोई गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो आपके रिस्पेक्ट में, अर्थ में जितने लोग हैं उनके रिस्पेक्ट में, अर्थ पर मान लिया आप इस कमरे में हैं, कई जो है यहाँ एक बेड पे, यहाँ एक बेड पे, यहाँ एक बेड पे सभी लोग सोए हुए हैं अपने अपने कमरे में, तो आपके रिस्पेक्ट में कोई गति में नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर दूसरे ग्रह से अगर देखा जाए, तो दूसरे ग्रह से देखा जाए तो इस अर्थ पे रहने वाला हर एक इंसान, हर एक ऑब्जेक्ट गति कर रहा है। क्यों गति कर रहा है? क्योंकि ये अर्थ गति कर रहा है। ठीक है, ये जो पृथ्वी है वो गति कर रही है, तो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो गति कर रहे हैं। ठीक, तो हम देख क्या रहे हैं कि सापेक्षिक जो गति होती है वो भी डिपेंड करती है कि हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या नहीं है। सापेक्षिक गति अर्थात हम जब रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु बदल देते हैं तो हमारे वस्तु की गति की अवस्था भी बदल जाती है। हो सकता है पहले वो गति में था अब स्थिर अवस्था में हो जाए, हो सकता है पहले वो स्थिर अवस्था में था अब गति की अवस्था में हो जाए। सिंपल सा, जैसे अगर हम बस में बैठे हुए किसी यात्री को देखें तो हम भी बस में बैठे हुए हैं और कोई दूसरा यात्री भी बस में बैठा हुआ है, तो हम देखेंगे कि वो विरामावस्था में। लेकिन अगर हम बाहर से देखें बस में बैठे हुए यात्री को, तो और अगर बस चल रही है तो कहेंगे कि ये सारे यात्री जो हैं वो गति अवस्था में, क्योंकि इनका जो पोजीशन है हमारे रिस्पेक्ट में बदल रहा है। लेकिन अगर बस में कोई ट्रेवल जो है कहीं इधर से उधर नहीं मूव कर रहा है, तो इस चेयर पे जो बैठा हुआ है इस दूसरे चेयर के बैठे हुए पर्सन को बोलेगा कि हाँ ये विरामावस्था में है। सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोग को कि गति की सापेक्षिक अवस्था क्या होती है, सापेक्षिक गति क्या होती है। अब गति के पाथ के हिसाब से गति का क्लासिफिकेशन किया जाता है कि गति सरल रेखीय है कि वक्रीय है। तो गति के पाथ के हिसाब से मतलब क्या, जब कोई वस्तु है वो सीधी रेखा में चलती है, बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है, तो उस वस्तु की गति को कहते हैं सरल रेखीय गति। उस वस्तु की गति को कहते हैं सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उस वस्तु की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु सीधी रेखा में न गति करके वक्रीय पथ पर गति करती है, वक्रीय पथ अर्थात ये ऐसे ऐसे मान लिया गति कर रही है, तो उस वस्तु की गति को कहते हैं वक्रीय गति। वो सरल रेखीय गति नहीं होती है। तो अब जब यहाँ पर हम सरल रेखीय गति और वक्रीय गति पढ़ रहे हैं, तो अब दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है उसको यूज कर लें। तो जब गति पढ़ते हैं तो गति में दो तरीके, जब गति का जो हमने बताया, गति का अर्थ जो है वो है कि स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। अब मान लिया कि कोई वस्तु है जो सरल रेखीय गति कर रही है, सरल रेखीय गति कर रही है, तो मान लिया यहाँ पर ए पर था, एक टाइम पे ऑब्जेक्ट ए पे था, दूसरे टाइम पे ऑब्जेक्ट बी पे आ गया। ठीक है, तो ए से बी की जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, और मान लिया कि यहाँ पर टाइम टी लिया है और डिस्टेंस जो है डी है। तो अब हम इस गति को अगर हम मेजर करना चाहें कि ये किस गति से ए से बी में ट्रेवल किया है, ए से बी पर किस गति से ट्रेवल किया है, तो उसको हम बोलेंगे गति, चाल। अब वो बोलेंगे डी बाई टी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्योंकि ये सरल रेखीय गति किया था और ये इसने कोई भी, हमने बोला कि ए से बी में गया, इसने कोई भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया,
तो ए से बी की जो बीच की जो दूरी हुई है वो डी हुई। अब मान लिया कि वो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी तक गया, लेकिन वो इस तरह गया। अब जब इस तरह से गया तो अब ए से बी के बीच की दूरी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जो पाथ उसने फॉलो किया वो, और एक हम डायरेक्ट ए से बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लें। ठीक, तो जो पाथ फॉलो किया और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इन दोनों में दो अंतर आता है। जो ये पाथ फॉलो किया है उसको बोलते हैं दूरी। दूरी जिस पथ के द्वारा, जिस पथ पर वस्तु गति करके अपने गंतव्य तक पहुंचता है, उस पथ के पूरे परिमाप को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो वो चाहे जो भी पाथ ले ले, वो पूरा का पूरा मेजरमेंट जो होगा वो दूरी होगा। फिर ए से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको कहते हैं हम विस्थापन। इसको क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन फिर से बताते हैं। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंत बिंदु की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। प्रारंभिक बिंदु से अंत बिंदु की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो हमने दो चीज फिर से यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी देखी, एक दूरी और दूसरा विस्थापन। दूरी क्या होता है? वस्तु जिस पथ से गति करके अंत बिंदु तक पहुंचता है, उस पथ के पूर्ण परिमाप को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या कहलाता है? प्रारंभिक बिंदु से अंत वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंत बिंदु के न्यूनतम के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। अब मान लिया कि टी टाइम में इसने ए से बी तक इसने ट्रेवल किया है। ट्रेवल तो इस पाथ से किया है। तो अब जो है ये जो डी बाई टी, ये गति के नापने का एक तरीका था। ठीक, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो ए से बी के बीच की दूरी है वो दो तरीके से नापी गई है, एक दूरी और दूसरा विस्थापन। तो जब दो तरीके से नापी गई है तो जो गति है वो भी दो तरीके से नापी जा सकती है। यहाँ पर दूसरी बात ध्यान से देखें कि यहाँ ए से बी के बीच कोई डायरेक्शन यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है। एक बार ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर यूं गया है, फिर ऐसे गया है। इसमें डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर न्यूनतम दूरी वाली बात देखें तो ये एक ही डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में ए से बी तक गया है। तो विस्थापन डायरेक्शन के साथ होता है, दिशा के साथ होता है, जबकि दूरी में कोई दिशा नहीं होती है। तो विस्थापन जो है एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा भी होता है, और इसके ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो होगा ही। तो इस तरह से विस्थापन एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। और ऐसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन हमारा हो गया सदिश राशि, और दूरी क्या हो गई? अदिश राशि। अब फिर से हम गति पे मूव करते हैं। तो गति के लिए हमने क्या दिया है? टी डी बाई टी। अब मान लिया ये डिस्टेंस कैपिटल डी था और ये विस्थापन जो है एस था। तो जो इस डिस्टेंस को टी से डिवाइड करेंगे, इस डिस्टेंस और टी का जो अनुपात निकालेंगे उसको बोलेंगे चाल। ये क्या होगी? वस्तु की चाल। चाल इंग्लिश में बोलेंगे स्पीड। और ये आ जाएगा डी बाई टी। दूरी, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे समय। ये हमेशा ध्यान रखना है, चाल है तो दूरी। नेक्स्ट है, जब विस्थापन कैलकुलेट सदिश राशि कैलकुलेट लेंगे जब, तो उसको क्या बोलेंगे? वेग। और वेग क्या हो जाएगा? एस बाई टी। एस क्या है? विस्थापन। विस्थापन
बटे समय। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो समय है वो ना अदिश है ना सदिश है, मतलब समय यूं कह सकते हैं कि अदिश राशि है, उसमें कोई दिशा का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो दिशा केवल दूरी मापने में है कि अगर हम डायरेक्शन के साथ दूरी को मेजर कर रहे हैं तो वो सदिश राशि है, और डायरेक्शन के विदाउट दूरी को मेजर कर रहे हैं तो वो अदिश राशि है। तो जब चाल लेते हैं तो वो दूरी अदिश राशि होती है, और जब वेग कैलकुलेट करते हैं तो वो विस्थापन होता है, विस्थापन बटे समय, जो कि एक सदिश राशि है। ओके, अब एक और यहाँ पे टर्म हम पढ़ सकते हैं, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या होता है कि जैसे मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो 5 मिनट में 1 किलोमीटर चला मान लिया, फिर अगले 5 मिनट में 2 किलोमीटर चला, फिर अगले 5 मिनट में 0.5 किलोमीटर चला, फिर अगले 5 मिनट में 5 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो समय के साथ हर एक जो इंटरवल है 5 मिनट का अगर इंटरवल हम देख रहे हैं, तो उसके हर इंटरवल में उसका जो दूरी तय करने का जो रेशियो है वो अलग अलग है। पहले 5 मिनट में वो 1 किलोमीटर चला था, दूसरे 5 मिनट में वो 2 किलोमीटर चला था, तीसरे में 0.5 किलोमीटर, चौथे में 5 किलोमीटर। तो ये एक समान रूप से गति नहीं कर रहा है। तो जब इस तरह का कोई वस्तु इस तरह के पैटर्न को फॉलो करता है, जिसमें समय के साथ उसकी दूरी को दूरी तय करने की जो गति होती है वो बदल जाती है या समान नहीं रहती है, तो उसको कहते हैं असमान गति। और इसी तरह एक एग्जांपल ले लें हम, कि मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो फर्स्ट 5 मिनट में, या सेकंड ले लें, फर्स्ट 5 सेकंड में 100 मीटर चला, सेकंड 5 सेकंड में भी 100 मीटर चला, थर्ड 5 सेकंड में भी 100 मीटर चला। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये हर इंटरवल में सेम डिस्टेंस, हर 5 सेकंड में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसके जो गति होगी वो एक समान गति होगी। अब गति की दर का मापन बता दिया हमने कि चाल जो होता है कुल चली गई दूरी बटे समय, और वेग जो होता है विस्थापन बटे समय। तो दिशा के साथ जो चाल होता है उसको वेग कहते हैं, और दिशा के बिना जो चाल होता है उसको चाल कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, जैसे मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। वेग से चल रहा है मतलब एक उसमें दिशा भी है। ठीक, पहले 5 सेकंड में, पहले 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर फर्स्ट सेकंड में ये ऐसे चल रहा है, फिर दूसरे सेकंड में ये क्या करता है, 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगता है, फिर तीसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगता है। ये सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये हर सेकंड में अपने वेग को परिवर्तित कर रहा है। तो जब ये हर सेकंड में अपने वेग को परिवर्तित कर रहा है, तो इसका भी एक दर होना चाहिए, वेग परिवर्तन की दर। जैसे हमने चाल क्या होता है कि अवस्था परिवर्तन की दर या स्थिति में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, या यूं कहें कि इसीलिए दूरी बटे समय लिया जाता है। तो वेग परिवर्तन की दर, वेग भी परिवर्तित हो रहा है तो उसकी भी दर निकालेंगे, और जब वेग परिवर्तन की दर निकालते हैं तो उसको कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण। तो अर्थात जब कोई वस्तु अपनी वेग में परिवर्तन कर रहा है, वेग में परिवर्तन कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसकी दर को त्वरण कहेंगे। तो त्वरण इज इक्वल टू
वेग परिवर्तन की दर बटे समय, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो मान लिया कि कोई वस्तु था, वो प्रारंभिक बिंदु से u वेग से चलना प्रारंभ किया था और लास्ट में उसका जो वेग हुआ v हो गया और उसने t टाइम लिया, तो उस वक्त त्वरण क्या होगा? तो फाइनल अंतिम वेग v माइनस इनिशियल वेग u बाई t, v माइनस u बाई t, ये होगा त्वरण। और त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं a से, तो a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t। अच्छा, यहाँ पर ये भी दिखा दें, वेग को जो प्रदर्शित करते हैं वो v से प्रदर्शित करते हैं, वेग को प्रदर्शित करते हैं v से। तो अगली कक्षा में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और उसके बाद गति के नियम पढ़ाए जाएंगे। तो ये सारे एग्जाम जो है इससे रिलेटेड, अगर पीछे जो भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन है वो सारे लगाइए और जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।